में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी उत्तराखंड सरकार। सरल और सुगम बनाने के लिए सीएम धामी ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगी यात्रा। आज मुंबई से विदा होकर देहरादून पहुंचेंगे भगत सिंह कोश्यारी। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से दिया था इस्तीफा। भाजपा के कई नेता एयरपोर्ट पर जाएंगे स्वागत करने। जोशीमठ में भूधसाव का मामला। होटल माउंट व्यू और मालारी के 3-3 मंजिल किए जमींदोज। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से वाहनों की आवाजाही भी हुई शुरू। औली में प्रस्तावित राष्ट्रीय शीतकालीन खेल हुए कैंसिल। आयोजकों और स्कीइंग प्रेमियों सहित पर्यटन कारोबारियों में छाई मायूसी। दक्षिण मुखी ढलान बर्फ के बिना नजर आ रही सूखी वीरान। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे एचआईवी के मरीज सामने आए चौंका देने वाले आंकड़े। 8 साल में 7,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं मरीज। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इस बार 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे, तो वहीं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख भी तय हो जाएगी, यानी अप्रैल के अंतिम सप्ताह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि पूर्व में हुई चारधाम यात्रा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। यात्रा के दौरान दी जा रही सुविधा को लेकर लोगों के आए सुझावों पर काम किया जा रहा है। चारधाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो। सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीके से आकर उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और पिछले वर्ष बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या यहाँ जुटी है। लगभग 50 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है, इस बार हमारे पास जो पहले से ही सूचनाएं आ रही हैं, ये आंकड़ा उससे भी अधिक जाने वाला है। तो देहरादून इस बार चारधाम यात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण होगा। 3 जगह जांच की जाएगी। पर्यटन विभाग इस बार अपनी वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन पंजीकरण कराएगा। पंजीकरण की सुविधा पर्यटन विभाग की वेबसाइट, मोबाइल ऐप के माध्यम से दी जाएगी। और जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, चारधाम यात्रा की तैयारियां बिल्कुल अंतिम रूप पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछली यात्रा चुनौतीपूर्ण थी और काफी कुछ उससे सीखने को मिला। जो खामियां रह गई थी इस बार वो पूरी कर ली जाएंगी। और क्या कुछ तैयारियां इस बार हैं, क्या कुछ इस बार विशेष रहेगा चारधाम यात्रा को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से भानु, आपको बताना चाहता हूं कि 2022 में जो चारधाम यात्रा हुई थी वो सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि सरकार ने भी ये नहीं सोचा था कि रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे, क्योंकि कोविड के बाद से ये यात्रा शुरू हुई थी और चारों धामों के कपाट लगभग एक साथ ही खुले थे। और इस बार जो है चारधाम यात्रा के लिए केवल ऑनलाइन पंजीकरण होगा, क्योंकि पिछले साल की तरह ऑफलाइन का पंजीकरण था। यात्री आके ऑफलाइन पंजीकरण करवा सकते थे, लेकिन इस बार ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जाएगा। और जो यात्रियों के पंजीकरण है वो 4 धामों पर 3 जगह की जाएगी और पंजीकरण की सुविधा जो है वो पर्यटन विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से श्रद्धालुओं को या यात्रियों को दी जाएगी।
सचिवालय में जो परिवहन सचिव है अरविंद सिंह याकी, उनकी अध्यक्षता में चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर बैठक हुई थी। बैठक में जो पर्यटन विभाग और एनआईसी के अधिकारी वो लोग शामिल हुए थे और बैठक में चारधाम के पंजीकरण को लेकर कई अहम निर्णय तय किया गया कि जो पर्यटन विभाग है इस बार वो ऑफलाइन के बजाय वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन पंजीकरण कराएगा और चारधाम में जो चारधाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनकी क्षमता के हिसाब से वहां पर एडवांस पंजीकरण होंगे और साथ ही अगर कोई यात्री पहले से पंजीकरण नहीं करा पाता है तो उसकी मदद के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश, जो हरिद्वार जिसे द्वार भी कहा जाता है उत्तराखंड का, और साथ ही साथ ऋषिकेश जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहां पर अतिरिक्त टीमें हैं वो जो तैनात कर दी जाएंगे और जो दूर दराज यानी कि दूसरे राज्यों से तीर्थयात्री चारधाम आसानी से ऑफलाइन तरीके से पंजीकरण हरिद्वार और ऋषिकेश में करा सकते हैं। इसके साथ ही अगर जो इस बार सबसे बढ़िया चीज है कि जो इस बार पंजीकरण नहीं कराएगा तो उसको यात्रा करने से भी रोक दिया जा सकता है। जी भानु। तो जिस तरह से ये यात्रा की तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और काफी श्रद्धालु यहां पहुंचने की उम्मीद है। पिछली बार के आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो क्या इस बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा और बढ़ेगा? निश्चित रूप से पिछली बार जो रिकॉर्ड संख्या में उत्तराखंड में पहली बार चारधाम यात्रा में जो रिकॉर्ड श्रद्धालुओं का आंकड़ा था वो तकरीबन 46 लाख के आसपास था। 17 लाख के आसपास जो श्रद्धालु थे वो बद्रीनाथ पहुंचे थे और तकरीबन 15.5 लाख के आसपास श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे थे। तो सरकार उस स्तर पर तैयार नहीं थी और सरकार को भी इस चीज का अनुमान नहीं था कि श्रद्धालु रिकॉर्ड इतने बड़े लेवल पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। लेकिन इस बार सरकार पहले ही सारी चुनौतियों को पूर्ण कर रही है। चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए, केदारनाथ जाते वक्त तमाम तरीके की चीजें सरकार के सामने आई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों की हृदयघात के आंकड़े वहां पर आए थे, हृदयघात से मौत हो रही थी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार सरकार अब वो सुविधाएं उपलब्ध एडवांस में करवाने जा रही है जो पिछले वर्ष नहीं थी और सरकार को ये भी अनुमान है कि इस बार तकरीबन 50 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं उत्तराखंड पहुंचेंगे क्योंकि रिकॉर्ड जो यात्री पहुंचे थे वो लगातार रिकॉर्ड देखा गया तो अधिकतर संख्या में हर साल अधिकतर संख्या में पहुंचते हैं और इस बार भी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि रिकॉर्ड यात्रा में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद है और ये आंकड़े भी लगाए जा रहे हैं, कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए चारधाम यात्रा को इस बार उसका प्रचार प्रसार भी उत्तराखंड सरकार उस तरीके से करेगी ताकि यात्री ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा कर सके। जी भानु। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आज मुंबई से विदा होकर देहरादून पहुंचेंगे भगत सिंह कोश्यारी। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। 12 फरवरी को उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया था। आज महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस शपथ लेंगे तो कोश्यारी को नौसेना की ओर से सलामी दी जाएगी। शाम 4 बजे के करीब देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे भगत सिंह कोश्यारी। भाजपा के कई नेता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए जाएंगे। जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, आज भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र से देहरादून पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में राज्यपाल के तौर पर उनका एक अच्छा कार्यकाल रहा, लेकिन अंत में आकर जो उनका बयान था शिवाजी को लेकर, उसके बाद वे काफी घिर चुके थे। अब आगे का उनका क्या कुछ करियर रहेगा, आगे की राजनीति में वे क्या करेंगे? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम है और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से क्योंकि संगठन के साथ और संघ के साथ उनकी जो करीबियां रही है उसी का असर रहा है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का राज्यपाल बनने का उनको सुअवसर मिला था और इसको उन्होंने बखूबी निभाया है। जब जब सरकार
संकटग्रस्त रही थी, तो राज्यपाल ने पूरी प्रमुखता के साथ पूरे पुरजोर तरीके से अपने अनुभव का लाभ लेते हुए सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया था। ये उनकी सबसे बड़ी वहां पर काबिलियत थी। रहा सवाल कि भगत सिंह कोश्यारी अब दूसरी इनिंग में क्या करने वाले हैं, तो उम्र के वो मार्गदर्शन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका जानकारी के लिए। जोशीमठ नगर से गुजरता रहा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और उसी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर होटल माउंट व्यू और होटल मालारी इन जैसे नामी होटल मौजूद हैं, जिनमें मोटी मोटी दरारें आने का सिलसिला जारी था, जिसके चलते इन दोनों होटलों को तोड़ने का फैसला प्रशासन ने किया। इन दोनों होटलों में करीबन 5 मंजिला इमारत बनी थी और अब तक इन दोनों होटलों में 3 मंजिला इमारत को पूरी तरह से जमींदोज किया गया है और अभी भी इन दोनों होटलों में 2-2 मंजिला इमारत अभी भी तोड़ना बाकी हैं, जिन्हें तोड़ने में करीबन 10 दिन से अधिक का समय और लग सकता है। बता दें कि होटल माउंट व्यू और होटल मालारी इनको तोड़ने में 3 मशीनों का उपयोग किया जा रहा है और करीबन 250 मजदूर लगे हुए हैं। जय जानकारी के लिए संवाददाता नवीन भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, जोशीमठ में जो 2 होटल हैं, माउंट व्यू और होटल मालारी, इनकी जो मंजिला हैं उनको तोड़ने का सिलसिला जारी है। 3 मंजिल टूट चुकी हैं। अब आगे और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और इनके टूटने से जो मार्ग अवरोध था, क्या वो खोल दिया गया है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जोशीमठ के हालात में अभी थोड़े सुधार जरूर आए हैं, लेकिन बात की जाए वहीं होटल माउंट व्यू और होटल मलारी को लेकर के तो उनमें लगातार कार्रवाई चल रही है। हालांकि प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है और करीबन 250 के जो मजदूर आसपास वहां पर बताए जा रहे हैं जो कार्य कर रहे हैं। 3 मशीनें भी लगाई गई है और बड़ी बात तो यह है कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जो मुख्य बाजार से गुजरता था उसे भी खोल दिया गया है। ऐसे में जो स्थानीय जो लोगों के जो वाहन है, पर्यटकों के वाहन है, अब ठीक उसी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से आवाजाही करते हुए देखे जा रहे हैं। जी, अब क्या अभी और भी इसकी जो मंजिला हैं वो तोड़ी जाएंगी? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से दोनों बहुमंजिला इमारत को जो तोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, हालांकि दोनों होटलों को तोड़ने में अभी भी काफी लंबा वक्त लग सकता है। बताया जा रहा है कि 10 दिन से अधिक का समय होटल माउंट व्यू और होटल मलारी को तोड़ने में लग सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नवीन। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
खबर जो कब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे चलते हैं। बर्फ की कमी के चलते ओली की मेजबानी में 24 से 26 फरवरी 2023 तक होने वाले नेशनल विंटर गेम्स रद्द हो गए हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में प्रतिभाग करने गुलमर्ग गई उत्तराखंड स्कीइंग टीम के ऋषिकेश पहुंचने पर दल के कोऑर्डिनेटर और स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन चमोली के सचिव संतोष सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बर्फ की कमी के चलते फिर से ओली के हाथों नेशनल विंटर्स गेम की मेजबानी छिन गई है। उन्होंने साफ तौर पर ओली में लगी स्नो गन मशीनों को हटाकर नया स्नो मेकिंग सिस्टम लगाने की बात कही, ताकि प्राकृतिक बर्फबारी पर निर्भर न रहकर कृत्रिम बर्फ बनाकर भी विंटर गेम्स का आयोजन करा सकें और ओली में लगातार नेशनल चैंपियनशिप हो सके और फिर से गेम्स कैंसिल न हो। प्रस्तावित नेशनल विंटर गेम्स जो 23 से 26 होने थे वो कैंसिल हो चुके हैं और जो मेन वजह रही है वो लैक ऑफ स्नो रहा है। बर्फ़ की कमी की वजह से राष्ट्रीय शीतकालीन जो प्रतियोगिता होनी थी ओली में वो स्थगित कर दी गई है और ये एथलीट के लिए नहीं, ये हमारे स्टेट के लिए है और आज जो बच्चों ने एक प्रतिस्पर्धा होती है नेशनल गेम्स के इवेंट की, वो भी उसके प्रति भी काफ़ी लोगों पे असर पड़ा हुआ है, एथलीट पे असर पड़ा हुआ है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नेशनल गेम्स यहाँ पे काम कैंसिल हो चुके हैं, 2 बार इंटरनेशनल गेम्स कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पे और हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम पे जो है जो ओली में जो स्नो गन मशीन बनी हुई है उन मशीन गनों को हटाया जाए। उत्तराखंड राज्य में पिछले 8 सालों के भीतर 6,937 नए HIV संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से वर्तमान समय में 5,580 मरीज केयर सपोर्ट ट्रीटमेंट ले रहे हैं। चिंता की बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान HIV संक्रमित मरीजों के आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले नजर आए हैं। दरअसल अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार मात्र इन 7 महीने में 739 मरीजों में HIV की पुष्टि हुई है। यानी इन 7 महीनों का एवरेज निकालें तो करीब रोजाना 3.5 मरीज संक्रमित हो रहे हैं। देखिए, इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन जागरूकता अभियान भी हम लोग निरंतर चलाते रहते हैं और जो उत्तराखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है उसके माध्यम से भी हम जितने भी हमारे तमाम NGOs हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो रेप्यूटेड NGOs हैं, उनके माध्यम से भी लगातार हम लोग अभियान चलाते रहते हैं और वेरियस इंस्टीट्यूशंस में चलाते हैं। तो जो भी स्थिति है हमारी नज़र है उस पर और कोशिश हमारी ये है कि जो पब्लिक में जो अवेयरनेस है उसको हम कॉन्स्टेंटली मेंटेन करें ताकि लोगों के बीच में ये समझ आए कि दिस इज अ टोटली प्रिवेंटेबल डिसीज और प्रॉपर स्क्रीनिंग और प्रॉपर अवेयरनेस के साथ हम सब। आगामी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की स्थिति के संबंध में होने वाले 2022-23 सर्वे के लिए एकल समर्पण आयोग का गठन किया गया है। उसी के तहत आज डोईवाला नगर पालिका परिसर में सभी 20 वार्डों के BLO और आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्त्रियों के साथ नगर पालिका और तहसील प्रशासन ने बैठक कर सभी BLO को प्रशिक्षण देकर बताया कि कैसे सभी BLO को घर घर जाकर ओबीसी की गणना करनी है। नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति क्या रहेगी, इसके संबंध में शासन द्वारा एकल समर्पित आयोग का गठन किया गया है और एकल समर्पित आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसी के तहत नगर पालिका परिषद डोईवाला में कितने ओबीसी लोग हैं उसी के संबंध में बृहद सर्वेक्षण की कार्रवाई की जा रही है।
देहरादून में एक पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या करवा दी। मामला कोतवाली विकास नगर का है, जहां संतराम नाम का एक व्यक्ति बीते कई दिन से लापता था। इसकी सूचना भी संतराम की पत्नी इंदिरा ने 12 फरवरी को पुलिस को दी थी। 13 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली कि सहिया रोड जजरेड के पास 50 मीटर गहरी खाई में एक मोटरसाइकिल और लाश मिली है। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि संतराम की पत्नी इंदिरा का मुकेश नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था। 13 तारीख को जब ये मृतक अपने काम के लिए निकल रहा था, बेसिकली एक कारपेंटर का काम करता है, तो उसको बुला करके अपने घर किसी काम से बुलाया और दोनों ने मिल करके हथौड़े से इसका जो है इसके सर पर मार करके उसको हत्या कर दी। सायंकाल अपराह्न में जो है इसकी डेड बॉडी, रात्रि को जो है देर सायंकाल को इसकी डेड बॉडी को आशीष और मुकेश ने मिल करके जो सैया रोड में जैसे पहले बताया कि वहाँ डेड बॉडी को ऊपर से उन्होंने डाल दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई रोड एक्सीडेंट के कारण इसकी डेथ हुई है। पुलिस ने छानबीन करी और इसमें हमारे जो एसपी देहात हैं उसके और सीओ साहब हैं वहाँ पर विकास नगर, तो उनके सहयोग से इनके नेतृत्व में छानबीन हुई। जानकारी पता चला कि इन दोनों का, मुकेश और इंदिरा का, आपस में विगत 8 साल से अफेयर है और इन्होंने मिलकर के एक उसको मारने की योजना। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व पर हरिद्वार से जल भर कर लाने वाले दूर दराज के कांवरियों का जत्था काशीपुर पहुंचना शुरू हो गया है। रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, बाजपुर, केलाखेड़ा समेत विभिन्न स्थानों के शिवभक्त कांवर में जल लेकर काशीपुर पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचे कांवरियों का स्थानीय भक्तों ने जगह जगह भंडारे आदि की व्यवस्था कर स्वागत किया। पुलिस प्रशासन ने रूट डायवर्जन कर सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ आज से रामलीला ग्राउंड में 2 दिवसीय भंडारे का भी आयोजन शुरू कर दिया है। इसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक सीओ और पूर्व विधायक ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना के साथ किया। महाशिवरात्रि जो कांवड़ी व्यवस्था है, इसमें आज अन्य दिनों की अपेक्षा सबसे सर्वाधिक कांवड़िए अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। इस हेतु हमने पहले से भी प्लानिंग करी थी और उसको एग्जीक्यूट भी किया। जगह जगह पे हमने शांति व्यवस्था के लिए और सकुशल यात्रा के लिए पर्याप्त ड्यूटियों की व्यवस्था करी थी। साथ ही जो आमजन है उनमें भी काफ़ी हर्षोल्लास है। इसकी वजह से जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि इनके रुकने की, ठहरने की, लंगर की और इस तरह से खाने पीने का उचित प्रबंध किया गया है। चूँकि इस बार कई जगहों पर जैसे यातायात, जैसे काशीपुर में बाजपुर की मुख्य सड़क आरओबी निर्माणाधीन होने की वजह से, बंद होने की वजह से हमें डाइवर्जन करना पड़ा था, लेकिन लकीली हमारे पास एमपी चौक के तुरंत बगल में ही रामलीला का एक बहुत बड़ा मैदान है और हमने मैदान कमेटी से भी निवेदन किया था, जिससे कि उन्होंने एक्सेस दिया कि आप हमारे गेट से अंदर से निकाल सकते हैं। तो चूंकि ये इतना स्पेस है तो हमारे भी मन में आया कि अन्य लोगों के साथ साथ हम भी करें, जो हमारे कांवड़ यात्री हैं उनकी सेवा करें। इसी के क्रम में हमारे द्वारा भी एक बड़े भंडारे की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था की। हमारी 4 बंदे की टोली है और ये कांवर पालकी कांवर है और हम गदरपुर के रहने वाले हैं। कब चले थे वहाँ से? हम वहाँ से सोमवार को चले थे, 13 तारीख में, सोमवार को। 13 तारीख। जानना चाहेंगे जो है रास्ते की व्यवस्था अगर बात की उत्तराखंड की, काशीपुर में इस समय आप हैं, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सेवादार लगे पड़े हैं हमारी सेवा में, जगह जगह पर सेवादार लगे पड़े हैं। पुलिस की व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। वो हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमें देख के हमें रास्ता दे रहे हैं जाने के लिए। जो स्थानीय लोगों की बात की जाए तो किस तरह का सहयोग मिल रहा है? जगह जगह बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। स्थानीय जगह जगह बिस्तर मिल रहा है, पंडाल मिल रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर जहां पिछले वर्ष कोरोना के चलते मेले की तैयारियां फीकी थी, वहीं इस वर्ष लच्छीवाला के वर्षों पुराने लच्छेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाशिवरात्रि पर भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए लच्छेश्वर महादेव मंदिर आते हैं। इस बार भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मेला समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार नया मेले में आपको देखने को मिलेगा मौत का कुआं और काफ़ी अच्छे अच्छे झूले हैं हमारे, और भूत बंगला है, मिक्की माउस है, ड्रैगन है, और ये बहुत अच्छे ब्रेक डांस है, साफ झूले, साफ सुथरे। पिछले साल कोरोना हुआ था, उसकी वजह से हल्का मेला रहा। इस बार हमने उन्नति लाई है अच्छा करके, ताकि पब्लिक को भी अच्छा लगे, मनोरंजन अच्छा हो उनका। मेला अभी तो हमें दुकान वगैरह जो है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।